क्या थैंक यू सो बात मच। है। तो आदरणीय बीएम गुप्ता सर, आदरणीय जितेंद्र सक्सेना सर, रवि सहाय सर, और मैं जितने भी सीनियर साथी यहाँ पर आज मौजूद हैं, उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी साथियों का भी योगदान रहा है। अगर आरसीएम में आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है एक एज अ सक्सेसफुल पर्सन, तो बिल्कुल साथियों। और अगर अब आरसीएम बिजनेस से पहले की अगर मैं बात करूं, आज तो ठीक है, आज लाइफ स्टाइल कुछ अलग है, कुछ रुतबा अलग है और पैसा आ रहा है। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के बाद में व्यक्ति को सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल जाता है, वो सब कुछ एक अलग बात है। लेकिन यस, हर कामयाबी के पीछे संघर्ष होते हैं, संघर्षों की एक लंबी कहानी होती है। तो वैसा ही कुछ अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, तो यस, बचपन तो संघर्षों भरा था हमारा। बचपन में सबके साथ जैसा होता है अधिकतर लोगों के साथ में, वैसा ही मेरे साथ भी था। क्योंकि लगभग 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज मेरी एज है 43 ईयर्स। और 40 साल पहले हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे, जिसको कोई जानता भी नहीं था। उसका नाम है झुमकी, झालावाड़ जिले के अंदर है, झालरापाटन के नजदीक आता है। और वहाँ एक गरीबी का जैसा कि माहौल होता है, जो हमारे माताजी पिताजी हमें बताते हैं कि ये गरीबी का माहौल था। और जब मैं करीब 1 साल का था, उस वक्त हम लोग उस गरीबी से लड़ते हुए इंदौर पहुंचे। माताजी पिताजी कुछ नए काम की तलाश में इंदौर आए, और इंदौर आकर यस, उन्होंने बिल्कुल संघर्ष किया। उन्होंने वो सारे काम जो एक परिवार करता है, हस्बैंड वाइफ करते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। जैसे कि हमारे पापा जी ने शुरुआत में छोटी नौकरी करने की तलाश की, तो नौकरी जो है वो नहीं मिली। फिर पापा जी ने नमकीन दाने बेचने का काम किया। उसके बाद में उन्होंने लहसुन की परमल और जो भुने हुए चने आते हैं वो बेचने का काम किया। माता जी ने लोगों के घरों में रोटियां बनाई। लेकिन साथियों, ये बताने का पर्पस क्या है? ये बताने का पर्पस ये है कि अगर हम शुरुआती दौर में अगर संघर्ष वाली जिंदगी जीते हैं, तो यस, बिल्कुल सही है कि आगे एक बड़ी कामयाबी हमारा इंतजार कर रही होती है। तो करीब 2-3 साल, मतलब जब मैं 5 साल का हुआ, तो 5 साल के बाद हमारे पापा जी ने इंदौर में बहुत अच्छी मेहनत करके एक समर्थ सेल्स के नाम से एक एजेंसी स्टार्ट की। जब उस वक्त लिज्जत पापड़ आया करते थे, हम लोग सुनते भी थे, बीच में विज्ञापन भी आते थे कि कुर्रम कुर्रम, तो हम बोलते थे कि ये हमारा पापड़ है। और लेकिन हमें, हमारे पास में सिर्फ एजेंसी थी, उस एजेंसी का काम हम लोग करते थे। मतलब पापा जी ने उस एजेंसी के काम को इंदौर शहर में बहुत अच्छे से फैलाया, क्योंकि पापा जी और मम्मी जी ने वो संघर्ष के दिन देखे थे, तो उन्होंने काफी मेहनत की। और फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े होने लगे। मेरा फिर एक छोटा भाई भी है, तो हम लोग लगातार बड़े होने लगे। और उन्होंने, हम लोग जब सुनते थे, जब हम लोग, मतलब कई बार तो मैं सोने की एक्टिंग किया करता था और मैं मम्मी जी पापा जी की बात सुना करता था, तो मुझे ये सुनाई देता था कि हमने जो संघर्ष के दिन जी लिए, हमारे बच्चों को कभी संघर्ष नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की बातें हम जब सुनते थे, तो हमारे भीतर भी एक आवाज आती थी कि हमारे माता पिताजी ने बचपन में जो दुख देखे, कुछ भी हो जाए, इन्हें वो दुख नहीं देखने हैं अब आगे चलकर। हम इतने बड़े बन जाए, इतने मजबूत बन जाए कि इनको वो दुख नहीं देखने देंगे। तो साथियों, बचपन से ही कुछ बड़ा करने की तमन्ना थी। और अगर मैं इस पढ़ाई की बात करूं, तो यस, पढ़ाई में भी मैंने फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया जब होश संभाला। करीब 6-7 साल की एज में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है, उसको क्या पता रहता है। लेकिन जब मैं थर्ड फोर्थ क्लास में था, उसी वक्त मुझे ये अंदाजा हो गया था कि भाई जीवन में कुछ करना है, अपने लिए ना सही, अपने माता पिता को खुश रखने के लिए कुछ करना है। इन्होंने अपने लिए बहुत मेहनत की। तो पढ़ाई साथियों शुरू से ही बहुत अच्छे बेहतर तरीके से की। और सीधी सी बात है कि पढ़ाई करने वाले व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए अच्छी पढ़ाई करनी। तो वैसा ही मेरे साथ भी था। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, अच्छे से पढ़ाई की, और हर बार में क्लास में नंबर 1 आता था। और एक बार ऐसा हुआ कि हायर एजुकेशन की अगर हम जब बात करते हैं, मतलब मैं, मेरी जो स्कूलिंग है वो पूरी इंदौर में ही हुई। यहाँ पर इंदौर में एक स्कूल है, त्रिलोकचंद जैन हायर सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल को उस वक्त के जमाने का बहुत अच्छा बेहतर स्कूल माना जाता था। वहां पर आपका ग्रेड के हिसाब से सिलेक्शन होता था, परसेंटेज आपके आते थे, तो और फीस बहुत कम होती थी। तो उसी स्कूल में हमने, मतलब मम्मी पापा जी ने मुझे वहां पर एडमिट करवाया। और छोटा भाई जो है वो
पढ़ाई नहीं करता था, वो बिजनेस की तरफ उसका रुझान था कि मुझे पापा जी के काम को आगे बढ़ाना है, तो उसका रुझान वहां था। अब साथियों, जब हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, जैसे कि आदरणीय गुरुदेव ने कहा, गुप्ता सर ने, कि मैं इंजीनियर हूँ, तो अब क्या हुआ कि पीईटी पीएमटी उस वक्त चला करती थी, जो आजकल जेई और आईआईटी और इस तरह से एग्जाम चलती है। तो उनके कोचिंग क्लास का बड़ा दौर उस वक्त स्टार्ट हो गया था, तो पैसा नहीं था, तो हमने घर में ही पढ़ाई की। घर में ही हमने स्टडी करना शुरू किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो है वो तैयार करना है। और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो कुछ उस वक्त उसको कहा जाता है कि ड्रॉप लेना। तो हमने 1-2 साल का ड्रॉप का प्लान किया। और जब हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी जब करते थे, तो हमें कुछ बुक्स की जरूरत होती थी, उसका पैसा हम मम्मी पापा से मांगने में थोड़ा सा संकोच होता था। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। 1-2-3 घंटे की मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, अपना पर्सनल ट्यूटर जो है वो मैं बन गया, और मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। तो वो जो खर्च है वहां से निकला। लेकिन साथियों, ऐसा हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी हमने करना शुरू किया, तो थोड़े से चैलेंजेस आते ही है। हमने एक बार एग्जाम दी, एक बार हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन हुआ यूं कि जो कॉलेज चाहिए था, इंदौर का हमें कॉलेज चाहिए था, इंदौर का कॉलेज नहीं मिला, हमें जबलपुर का कॉलेज मिला। तो दोबारा हमने स्टार्ट किया, वापस से पढ़ाई की, मेहनत की। तो इंदौर का फिर हमें कॉलेज मिल गया। क्योंकि उस वक्त हमें जब जबलपुर का कॉलेज मिला था, तो उस वक्त मम्मी पापा जी के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो हमें उस कॉलेज में एडमिशन करवा सके और साथ ही साथ वहां रहने का खर्च उठा सके। इंदौर का एडमिशन जब हुआ, तो बड़ी खुशी की लहर आ गई, और हमने भी अब कमिटमेंट ले लिया, सोच लिया कि अब तो हम बेहतर तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और अपने मम्मी पापा जी को खुश रखें। तो उस तरह से साथियों जिंदगी चलने लगी आगे। 98 में मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, और 2003 में 2003 में मैंने अपना कंप्लीट किया और कैंपस सिलेक्शन मेरा हुआ। और मेरी सबसे पहली जॉब जो लगी साथियों, वो लगी टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, जिसको हम लोग टाटा मोटर्स के नाम से आज जानते हैं। उस वक्त वो टेल्को हुआ करती थी। तो पुणे में मेरी जॉब लगी, और जॉब करते करते एक अंदर एक विचार आया, क्योंकि जो अधिकतर लोग कहते हैं कि जो इंदौर के लोग होते हैं वो इंदौर में ही रहना चाहते हैं। तो करीब होम सिकनेस की अगर मैं बात करूं, तो वो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जॉब करने तो आ गया हूं, अब मेरे माताजी पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। तो फिर मैंने 8-10 महीने जॉब की, और जॉब को छोड़कर मैं बिना कुछ बताए उनको छोड़कर इंदौर आ गया। जब इंदौर वापस आ गया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डांट लगी कि तुमने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, ये किया वो किया, सब कुछ। तो सारी चीजें जब होने के बाद मुझे लगा कि मुझे तो यहीं रहना है। मैंने बोल दिया कि आप कुछ भी हो जाए, मुझे यहीं रहना है। ये बात है साथियों करीब 2002-3 की बात है, हाँ, यस, 2003 की बात है। अब 2003 में जब हमने ऐसा बोल दिया कि हमें ये रहना है, तो फिर क्या करेगा। तो बोले कि टाटा कंपनी में मेरी पहचान हो गई है, मैंने ऐसा बोल दिया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी। तो हमने वो पढ़ाई तो करी, हमारी जॉब भी लग गई थी। जो पैकेज था वो करीब 15-20 हजार रुपये महीना उस वक्त आता था। लेकिन यहाँ इंदौर में जब हम आ गए, तो इंदौर में हमें साथियों 2,500 रुपये महीने की नौकरी मिली। अब 2,500 रुपये महीने की नौकरी, अब आप समझ सकते हो कि क्या जिंदगी होगी। क्योंकि अब अंदर एक चीज चल रही थी कि यहाँ नौकरी करनी है, घर में ही रहना है, परिवार के साथ रहना है। तो 2,500 रुपये महीने की नौकरी हमने करी। 2-3 महीने हमने वो नौकरी की। उसके बाद फिर लगने लगा कि अपनी जो काबिलियत है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फिर वापस से दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, डीएकेसी मुंबई, रिलायंस कंपनी में हम चले गए। उस वक्त 2002 के बाद से कर लो दुनिया मुट्ठी में, बहुत सारा इस तरह से जो रिलायंस का बोलबाला था, तो हम लोग इंटरव्यू देने चले गए बॉम्बे, और वहां पर हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद साथियों हमने 5 साल जो है वो रिलायंस को अपनी सेवाएं दी। करीब 2008 तक वहां पर रहा मैं, धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी, 2009 तक रहा वहाँ। उसके बाद साथियों धीरे धीरे जिंदगी जो है वो लगातार चलने लगी, और मेरी उम्र भी चूंकि हो रही थी, करीब 26-27 साल का मैं हो चुका था। हाँ, तो घर वाले जो है वो प्रेशर रहता ही है कि अब भैया कमाने लग गए हो, तो अब एक काम करो आप कि क्यों ना शादी अपन कर देते हैं आपकी। तो वो प्रेशर तो रहता ही है। अब चूंकि शादियां भी जो होती है साथियों, वो जो एस्टेब्लिश, मतलब जो आजकल जो है वो खानदान देखा जाता है कि इनके पास में क्या है, जमीन जायदाद कितनी है और ये। तो हम लोग तो अपने करियर को भी स्टार्ट ही किए थे, तो हमारे पास में ऐसा कुछ था नहीं
कि हम लोग लोगों को दिखा सके कि हमारे पास में संपत्ति कितनी है, क्या चीजें हैं। तो केवल इतनी सी बात थी कि लड़का बॉम्बे रहता है। तो अब मेरे कई लड़की वाले देखते ही हैं, तो वो लोग वहां आए बॉम्बे देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कई लोगों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि हमें तो लड़की तो हम दे देंगे, लेकिन हमें इनका जो खर्च उठाने के लिए घर से पैसे भेजने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा पैकेज कुछ कम मिल रहा है, तो वहां पर मैंने और बेहतर तरीके से अच्छे से काम करना शुरू किया। मैंने एग्जीक्यूटिव से काम स्टार्ट किया था साथियों, और मैं सीधे जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर तक पहुंचा। उस तरह से फिर मैंने करीब 5-6 साल के अंदर इस तरह से ग्रोथ ली। और फिर एक कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, जेरोक्स, आपने नाम सुना ही होगा, जो फोटोकॉपी और प्रिंटर बनाती है। और वहाँ ऐसे ही कहीं, जैसे हम लोग नौकरी ढूंढते हैं ना, Naukri.com के ऊपर रिज्यूम अपडेट किया था। तो करीब 8-10 साल फिर मैंने उसको अपनी सेवाएं दी, मतलब करीब करीब 2017 तक मैं कैलिफोर्निया, मेरी रिपोर्टिंग होती थी। इनका जो ऑफिस है फिर इंदौर होता था। तो होम सिकनेस और वो सारी चीजें जो खत्म हो चुकी थी, मेरी 2012 में मेरी मैरिज हो गई। और जो लड़की मेरी जिंदगी में आई, मतलब उन्होंने शुरू से ही मुझे समझा था कि मुझे किस तरह से कौन सी चीजें पसंद है, मेरी जिंदगी में क्या चैलेंजेस रहे, और किस तरह से हम लोग जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें आगे जिंदगी में क्या करना है, माताजी पिताजी को हमें खुश रखना है। तो उसने आते से ही, और अधिकतर साथी जानते ही हैं, ज्योति गुप्ता उनका नाम है, और वो भी बहुत एक्टिव है, बिजनेस को पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन साथियों, अब आरसीएम बिजनेस में मैं कैसे आया, ये तो रही है मेरी पर्सनल जिंदगी की बात। आरसीएम बिजनेस में मैं कैसे आया, 2013 में मैं छत्तीसगढ़ गया था अपने ही कंपनी के किसी काम से। तो रायपुर में मुझे एक व्यक्ति मिले, एटीएम पे मैं पैसा निकालने गया। तो अब आरसीएम बिजनेस वाले मुस्कुराते ही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया, उन्होंने बातचीत शेयर की। उन्होंने बताया कि आरसीएम करके कोई कंपनी है, उस पर मैं काम करता हूँ। तो मैंने आरसीएम का उनसे फुल फॉर्म पूछा कि क्या है आरसीएम। तो उस व्यक्ति को पता नहीं था आरसीएम का फुल फॉर्म। तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक बोल दिया कि राशन चना मसाला होगा आरसीएम का मतलब, क्योंकि घर का सामान आता है तो राशन चना मसाला के नाम से ही होगा कुछ कुछ। तो उसने उसको थोड़ा सा इग्नोर फील हुआ कि यार बहुत गलत इसने मेरे बारे में बोला है, सोचा है। तो उस व्यक्ति ने फिर बोले कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं पता है। मतलब कोई बात नहीं, आप जब पता हो तब बता देना, आप पता करके बता देना। तो साथियों, ऐसा हुआ कि मैं वहां से फिर मैं इंदौर आ गया। और मुझे उस व्यक्ति ने फिर कभी दोबारा जिंदगी में संपर्क नहीं किया। फिर होता क्या है कि 2015, हाँ 2015 में अगस्त अगस्त के महीने में मेरे पास में कॉल आता है कि आप रायपुर आए थे। मैं बिल्कुल रायपुर आया था। और आपके बारे में मेरे एक मित्र है, उन्होंने बताया कि आप काफी हैंडसम हैं और काफी एक्टिव है, आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल चाहता हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत संघर्ष देखे हैं। तो उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने फोन पे ही मुझे जानकारी दी कि ऐसा ऐसा काम है, ये है वो है। तो मैंने लगा कि ये तो मुझे 2013 में बता दिया गया था। तो बोले कि नहीं, आप इसमें शुरुआत करके देखिए, आप काम कीजिए इसमें। तो बोला कि देखो, मैं जॉब में काफी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन मैनेजर था, बहुत सारी जिम्मेदारी थी। करीब 4 सेंटर उस वक्त मैं लीड कर रहा था, 250 लोग मुझे जो है वो रिपोर्टिंग करते थे। हर कोई व्यक्ति मुझे बॉस बोलता था। जैसे ही मेरा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर मेरा ऑफिस था। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, वहां पर ऑफिस था हमारा। और 4 फ्लोर हमने ले रखे थे साथी। तो मैं जैसे ही एंट्री मारता था वहां पर, जो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सारे जो गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग ये वो सब चलता रहता था। तो अंदर फील होता है ना कई बार कि 250 लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें 12 वो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है। किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, कोई आईआईटी आईआईएम से कोई पास आउट है, वो सारी चीजें थी। मेरा पैकेज उस वक्त जो है साथियों 12 लाख का था लगभग। कट पिट के जो है मुझे 80,000 रुपए के महीने के आसपास आया करता था। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा गर्व रहता ही है। और इंदौर के हिसाब से अगर 80-90 हजार किसी को आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात होती है। जिंदगी रागाओं की तरह जीता है व्यक्ति। और उसके बाद नौकरी भी बड़ी जबरदस्त थी, नौकरी में कोई चैलेंजेस नहीं था। रिपोर्टिंग कैलिफोर्निया होती थी, और 5 डे वर्किंग थी। 45 घंटे आपको टोटल वीक में काम करना होता था। तो बड़ा राजाओं की जिंदगी थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था। उस वक्त लग रहा था कि अब हमने हमारे सपनों को प्राप्त कर लिया है, अब हमारे जो माता पिता को खुश कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं। फिर साथियों, उस व्यक्ति ने जब मुझे फोन पे सारी बातें बताई, उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से जिंदगी चलती है, फाइनेंशियली
किस तरह से जो है डिपेंडेंसी व्यक्ति हो जाता है, कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, टाइम नहीं मिलता, आगे चलकर जो है वो आज तो ठीक है आपको 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, लेकिन आगे चलकर जो चैलेंजेस आते हैं उस वक्त कितना आप आगे पहुंच जाओगे। फोन पे बहुत सारा लंबा डिस्कशन हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यक्ति मेरे ही बारे में बात कर रहा है, सब कुछ बातें मेरे ही बारे में हो रही थी, और व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे सीनियर साथी आदरणीय मनमोहन मुंदड़ा जी हैं, जो इस तरह से वो बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको सुनूं, इस व्यक्ति को। करीब 1 डेढ़ घंटा हमारी बातचीत फोन पे डिस्कशन हुआ साथी, और मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक अनजान व्यक्ति को कैसे सुन रहा हूँ, क्या ऐसा कारण है। तो बातचीत होती चली गई, सब कुछ हो गया। फिर मैंने कहा कि सर अभी फिलहाल मैं इस पे विचार करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप विचार कर लीजिए। फिर घर पे आए, बैठ के बातचीत हुई। मैडम को बताया कि वो आरसीएम का, मैंने एक बार बताया ना, राशन चना मसाला, ऐसे हंसी मजाक में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज उनके कोई जो लीडर है उनका फोन आया था उस वक्त। बोले ठीक है, देखते हैं, अपन तो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों उसमें जाएं बिजनेस में, अपन तो बढ़िया जिंदगी चल रही है। वो सारी चीजें साथियों उस वक्त हुई। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि अपन ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। इस तरह की कंपनियां कहीं आती है जाती है फोन पे, हम जिसको जानते नहीं, तो ये हमने उसे इग्नोर कर दिया। फिर करीब 8 9 सितंबर के आसपास फोन आता है, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त फोन आया कि आपने क्या विचार किया। बोला सर विचार करने का तो समय हमें नहीं मिला, हम तो काफी व्यस्त हैं। तो बोले कि ठीक है, आप विचार मत कीजिए, आप आपके डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए, और हम यहाँ से आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट सर ऐसे कैसे दे दें। बोले चलो कोई बात नहीं, पहले आपके पास गिफ्ट आ जाएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट, इसमें आपको साइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने 15 लीटर की तेल की केन जो है वो बस में रखवा के भिजवाई रायपुर से इंदौर। तो तेल हमने, बोले तेल अब कैसे इस्तेमाल करें, क्या है, यहाँ तो सब मूंगफली का तेल खाते थे, तो हमने फिर भी इसको इस्तेमाल किया। बोले इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इस्तेमाल कर किया, अच्छा लगा। और फिर उन्होंने उसके बाद में उस वक्त हमारे कहा कि आपको मिल गया सामान। मतलब बिल्कुल मिल गया। बोले इसके उस वक्त शायद कुछ 1850 1900 रुपए की तेल की कैन आती थी। तो बोले ये पेमेंट अगर आप ट्रांसफर करवा देंगे तो हम रजिस्ट्रेशन, पहले इस्तेमाल करके देखते हैं सर, उसके बाद बोले डॉक्यूमेंट तो भिजवा दूंगा, बिल्कुल भेज देते हैं। इस तरह से हम आरसीएम बिजनेस में शामिल हो गए। अब धीरे धीरे साथियों, अब असली में स्टार्ट होता है कि आरसीएम और जॉब का संघर्ष। अब हुआ क्या, उन्होंने हमें 2 3 जो है वो मीटिंग अटेंड करने का बोला कि आपको भिलवाड़ा आना पड़ेगा। उस वक्त क्योंकि इस तरह की कोई जूम मीटिंग्स वगैरह नहीं होती थी, आपको भिलवाड़ा आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा इंदौर में तो कोई, यहाँ पर कोई व्यक्ति हो, यहाँ कोई मीटिंग होती हो तो बताओ, तो हम जाके उससे मिल लेंगे। तो बोले नहीं, ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं है, आपसे बात कर रहे हैं। और वो फिर हमने तब तक किसी से बात नहीं की थी। फिर हम लोग चले गए, जनवरी में हम भिलवाड़ा गए, और वो सारी चीजें हमने वहाँ जब कंपनी के फाउंडर से हम मिले, आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब से जब हम मिले, तो हमें पता चला कि हमारी जिंदगी जो चल रही है वो कुछ भी नहीं है। हमें भले लग रहा है कि हम लोग पैसा बना रहे हैं, जिंदगी अच्छी आराम से जी रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें अब अलग एक उद्देश्य दिख रहा था। वो दिख रहा था कि हमारी कामयाबी के साथ में दूसरों की कामयाबी। तो जॉब के साथ में आरसीएम बिजनेस उसके बाद करना शुरू किया। चैलेंजेस रहे। चैलेंजेस ये आया कि मेरा जॉब जो है वो साथियों डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि अब अंदर एक आरसीएम आ रहा था। अंदर आरसीएम आ रहा था, मैं तो आरसीएम में आ गया था, लेकिन अब अंदर जब तक आरसीएम नहीं पहुंचता तब तक ये काम नहीं होता। तो अंदर आरसीएम आ रहा था, जॉब डिस्टर्ब होने लगा। जॉब में लगने लगा कि फिर हमने करीब 6 8 10 महीने के बाद में वापस से आरसीएम को कम करना शुरू किया, कर दिया कि अब हमने उसको कम करना शुरू कर दिया। तो हमें पता चला कि इस आरसीएम बिजनेस की वजह से अगर जॉब डिस्टर्ब हो रहा है तो आरसीएम को छोड़ देना चाहिए। तो 7 8 महीने के बाद में हमें लगा कि इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना मतलब क्या था, छोड़ना मतलब कुछ भी नहीं, काम नहीं करना, लोगों से इसके बारे में कोई बात नहीं करना। फिर उनको, जो हमारे सीनियर साथी, उनको लगा कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहे थे, क्या ऐसा कारण रहा कि इसने बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर हमें फोन किया कि तुम्हें लगा कि ये थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तो बोले चलो मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो रायपुर से व्यक्ति जो है वो इंदौर आए, और बैठ के थोड़ा सा वो परिवार के साथ में बैठकर, जिसको आज हम बोलते हैं काउंसलिंग, तो परिवार के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत की कि आपके जिंदगी में क्या सपने हैं। सपनों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। सपने केवल एक ही था कि मम्मी पापा को खुश रखना है, अच्छी जिंदगी देनी है। सपने क्या है, क्या करना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस आप चाहते हैं, टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं, उन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया। आप लोगों से जब बात करें तो कैसे बात करो ना। एक बात अच्छी बात बताई कि आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति से आप आरसीएम के बारे में बात मत कीजिए। जब वहां से आप फ्री हो जाते हैं, वो जो टाइम बचता है उस टाइम को आपको आरसीएम बिजनेस को देना है।
और फिर यहाँ पर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर की एक व्यवस्था थी। जो पिकअप सेंटर कभी पहले चलता था, द्वारकापुरी में करके एक पिकअप सेंटर होता था, फिर उन्होंने थोड़े समय के बाद उन्होंने बंद कर दिया पिकअप सेंटर, और तो यहाँ सामान मिलना भी बंद हो गया। फिर जब सामान मिलना जब बंद हो गया, उसके बाद में फिर ऐसे ही उनको एक बार बैठ के फोन लगाया कि यहाँ तो पिकअप सेंटर है ही नहीं, अब हम आरसीएम कैसे करेंगे, हम आरसीएम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही खोल सकते हो। तो वो बात साथियों अंदर उतर गई। तो हमने खुद ने भी पिकअप सेंटर खोल लिया। पिकअप सेंटर जब खोलना शुरू किया, फिर पिकअप सेंटर चलाना शुरू किया, पिकअप सेंटर के अपने चैलेंजेस आने लगे। इस तरह से चैलेंजेस तो बहुत सारे आते रहे, चैलेंजेस लगातार चलते रहे। कहीं कोई माल मिलता था, कहीं नहीं मिलता था, कहीं कोई व्यक्ति हाँ बोलता था। कई लोग तो जो है, जब हमने लोगों के पास जाना शुरू किया तो हम लोगों को लोग हमको सलाह देने लग गए कि आप पागल हो गए हैं क्या, आप इतने अच्छी पढ़ाई आपने की है, इतनी अच्छी आपकी जॉब चल रही है, इतनी अच्छी जिंदगी है आपका, आप थोड़ा जरा समाज में लोग आपको जानने भी लग गए हैं, तो आप इस तरह का काम क्यों करते हैं? ऐसी कई कंपनियां आती है चली जाती है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों लोगों के पास जा रहे हैं? लोगों के बारे में जब आप हम लोग आरसीएम के बारे में लोगों को बताते थे, लोग हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते रहते थे कि ये पगला गए हैं ये। अब फिर अंदर एक चीज चलती थी कि हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम तो हम काम कर ही रहे हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा अगर आने लगा, करीब 5,000 7,000 रुपये महीना मुझे स्टार्ट हो चुका था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ साथियों 2017 की। तो 2017 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब मुझे 5-7 हजार रुपये महीना आना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करते करते फिर हमें एक एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। तो 2017, हाँ, नवंबर में हमने एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड किया आरसीएम बिजनेस का। एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं, मेरी वाइफ और 2015 में हमारा जो है पहला बच्चा, और हम लोग मतलब लगभग जो है हम लोग 5 लोग जो है एनिवर्सरी अटेंड करने गए दिल्ली में एनिवर्सरी। और जब वो एनिवर्सरी अटेंड करने के बाद हमें लगा कि अब हमें नौकरी छोड़ देना चाहिए और आरसीएम बिजनेस ही करना चाहिए। एक बड़ा खतरनाक सा डिसीजन था साथियों ये, और वो डिसीजन हमने ले लिया। हमने 1 साल के भीतर अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग की। हमारे सारे जितने भी खर्चे थे वो हमने देखे कि हम किस तरह से अपने खर्चों को दूर कर सकते हैं, किस तरह से उनको कंपेंसेट कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में अगर हम रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंचेंगे तो हमारी क्या इनकम होगी। तो मार्च 2018 में हम लोग जो है वो रॉयल्टी पे आ गए। उसके बाद साथियों फिर ये सफर लगातार चलता रहा, और जुलाई 2018 में मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। अब साथियों जो 80,000 रुपए की इनकम आती थी, वो सीधे 20-25 हजार रुपए की इनकम जो रॉयल्टी की इनकम होती है, वहां पर आने के बाद में असली संघर्ष शुरू हुआ। क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं वो कई बार वापस मन में विचार आता था, तो इसलिए कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और हमने 6 महीने तक हमारे परिवार वालों को नहीं बताया था, मम्मी पापा को नहीं बताया था कि हमने जॉब छोड़ दी है। फिर हमने वापस से एक बार काउंसलिंग की हमारे अपलाइन के साथ कि सर चैलेंज आ रहा है, क्या करें, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर काउंसलिंग की, फिर वो इंदौर आए, फिर बैठ के बातचीत हुई। तब उन्होंने फिर एक असली चीज हमें बताई जिसे हम बात करते हैं साथियों 6 बेसिक्स के रूप में जानते हैं, कि क्या आप रोजाना ये काम कर रहे हैं, रोजाना आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, क्या आपके घर में 100% सामान आरसीएम के इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या आपकी लिस्ट बन चुकी है, क्या आपकी ड्रीम की लिस्ट लिख के जो है वो टंग चुकी है, क्या आप जो कोई ड्राइव का उनका फॉलोअप करते हो, क्या आप उनका सेटअप कर रहे हो। वो सारी जो चीजें हैं वो हमें वापस से देखने का मौका मिला। जो हम बेसिक पे वापस आए कि ये 6 बेसिक होते हैं और फिर 8 कोर स्टेप होते हैं, उस वक्त असली में पता चला। मतलब तब तक हम केवल आरसीएम बिजनेस कर रहे थे क्योंकि अपलाइन ये सारी चीजें साथियों चलती रही। उसके बाद असली कामयाबी की शुरुआत होना शुरू हुई। असली कामयाबी शुरुआत होना शुरू हुई 2018 में। 18 के बाद से असली कामयाबी शुरुआत होना शुरू हुई। और साथियों मैं सितंबर में पर्ल के लेवल पे पहुंचा आरसीएम बिजनेस में, जिसको बोलते हैं टेक्निकल का मुकाम होता है। सितंबर 2019 में मैं पर्ल के लेवल पे पहुंचा। लगातार फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नेटवर्क की बात हुई कि नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क जो है वो बड़ा होना चाहिए, वो जितना बड़ा होगा उस पे आपको फायदा मिलेगा, आगे चल के बिजनेस सिक्योर कैसे होगा। तो हमने फिर धीरे धीरे इस बिजनेस की हर बारीकी को सीखना शुरू किया, और आदरणीय बीएम गुप्ता सर जैसे ग्रेट गुरुओं का साथ मिला। और ये सारी जो चीजें रही, फिर मीटिंग प्रोग्राम में हम लगातार जाते रहे, सीखते रहे, धीरे 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 हम एक सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ उन्होंने बताया कि किताबों का क्या महत्व होता है, किताबों के साथ में हमने रोजाना आधा घंटा हमने किताब पढ़ना शुरू किया। सीडी कैसेट का उन्होंने महत्व बताया, मीटिंग सेमिनार का महत्व, बहुत सारी चीजें साथियों।
जो जो इस बिजनेस में करने के लिए जरूरी थी वो सब कुछ हमने करना शुरू किया और अपना तन मन सब कुछ इसमें समर्पित कर दिया। धन तो समर्पित करने की जरूरत ही नहीं होती है, इसमें हम केवल अपना समय लगाते हैं। हमने सोच लिया कि 3 महीने के एक हमने एक्शन प्लान डिजाइन किया कि 3 महीने के भीतर हमें क्या क्या करना है। हर 3 महीने का हमने फिर टारगेट लेना शुरू किया। और साथियों, आज आप अगर देखें तो एक बहुत गजब की लाइफ स्टाइल है। उसके बाद में हमने फिर 2020 के अंदर हमने स्टार पर्ल का मुकाम लिया और 2022 में फाइनली मार्च 2022 में मैं एमरल्ड के लेवल पे पहुंचा। तो साथियों, अब अगर मैं हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 1,28,000 का मेरा हाईएस्ट चेक आया है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। और अभी तक जो इनकम अगर देखा जाए तो इनकम अब गिनना छोड़िए, क्योंकि जितना पिछले महीने आया था उससे ज्यादा ही हर महीने आता है। और खर्चों की कोई चैलेंज नहीं रहा। अब अब इससे आगे और कैसे बढ़ना है उसके लिए हम बात करते हैं। तो आगे फिर वहां ये पता चला कि जितना ज्यादा हम हमारी टीम को आगे बढ़ाते जाते हैं उतना आगे हम खुद बढ़ते चले जाते हैं। तो एक ये इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है। 3 उद्देश्य जो है वो उद्देश्य अंदर लेकर चल रहे हैं साथियों। स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। क्योंकि सरकारों के पास में नौकरियां खत्म हो चुकी है, तो स्वावलंबन की तरफ अगर हम लोगों को रोजगार देने के विचार से इस काम को करते हैं तो हमें बड़ी कामयाबी मिलती है। बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर अगर हम काम करते हैं, हमारे पास में ऐसे बेहतरीन नया प्रोडक्ट है, हेल्थ गार्ड है, गामा और है। न्यूट्रिशन क्षेत्र के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है। उसके बाद नए भारत का निर्माण, क्योंकि हम लोग लोगों को जोड़ने का काम करें। जैसे हम अभी यहाँ पे योग करते हैं तो लोगों को जोड़ने का काम करें। दुनिया तोड़ने में लगी हुई है, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें, सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है साथियों, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम बिजनेस में मेरा जीवन बदला और यकीनन आप सभी साथी, जितने भी साथी यहाँ पर आज मौजूद हैं, उनका भी जीवन बदलेगा। हर वो साथी जो आपकी टीम में आते हैं उनका भी जीवन बदलेगा, बशर्ते हम उन्हें सही एजुकेशन, इसका सही विजन हम लोगों को बताते चले आगे चलकर हमें बिजनेस में क्या मिलने वाला। तो थैंक यू सो मच सर। और आदरणीय गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे मौका दिया, इतने खूबसूरत चेहरों से मिलने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया।